हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में नोटिस के रिप्लाई को लेकर है। जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक नया नोटिस आया हुआ है। मैं आपको जीएसटी पोर्टल से पहले यहाँ पर नोटिस डाउनलोड करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको नोटिस डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वहाँ पर रिप्लाई करना है और यहाँ पर क्या क्या अटैचमेंट्स लगेगी, वो सब चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली सही तरीके से रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपके जो नोटिस हैं, नोटिस के जो रिप्लाईज हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगर आप अपील के करने जा रहे हैं ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो भी आपको प्रॉपरली फॉर्मेट जो है वो प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ये चीज़ें चेक करनी होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है, ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर जो लॉगिन है वो क्रेडेंशियल्स आपको जो आपके रिटर्न फाइलिंग वाले हैं वो यहाँ पर यूज करने होते हैं। काफी बार क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होते हैं। ऐसा रीजन हो सकता है कि जो भी फाइलिंग करने वाले पर्सन है उनके यहाँ पर अपडेटेड है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जो भी यूजर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके खुद के जो यहाँ पर लीगल पर्सन है, ऑथराइज पर्सन है, उन्हीं के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होने जरूरी है। उससे क्या रहता है कि अगर ईमेल या मोबाइल नंबर पे किसी भी कम्युनिकेशन आ जाता है तो आप टाइमली उसका रिप्लाई कर सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जो डिमांड कंफर्म हो जाती है, ऑर्डर पास हो जाते हैं, बाद में जो है बैंक अकाउंट अटैच करके रिकवरी कर ली जाती है। वो उस टाइम तक यहाँ पर जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट पेनल्टी जुड़कर डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। उन चीज़ों का ध्यान रखें। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर यूजर सर्विस में जाना है, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है। जब आप फ्रंट में यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर हो सकता है कोई नोटिस या ऑर्डर ना दिखाई दे। जब आपको क्लिक करना है एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स पे, इस पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपको स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के नोटिस यहाँ पर दिख सकते हैं। जीएसटी एसएमटी 10, तो यहाँ पर जो है जीएसटी एसएमटी 10 आया हुआ है। हो सकता है आपके केस में जो है डायरेक्ट पहले आपको नोटिस आया हो, सोकोज नोटिस, फिर उसके बाद 73 या 74 में किसी भी नोटिस आपको आ सकते हैं। तो इसके लिए जो है पर्टिकुलर एक डेट भी यहाँ पर स्पेसिफाइड की जाती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ये 27 तारीख को यहाँ पर आया हुआ है, 27 सितंबर 2024। तो यहाँ पर व्यू एक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिस मिलेगा। ये जो नोटिस है सेक्शन 61 के अंडर में आया हुआ है। तो ध्यान रखें कि अलग अलग प्रोविजंस के अंडर में यहाँ पर नोटिस स्पेसिफाइड है, लेकिन आपको जो है डिपार्टमेंट से प्रॉपर रीजनिंग भी मिलना जरूरी है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने अटैचमेंट्स भी प्रोवाइड की हुई है, तो 1 बाय 1 करके सारी अटैचमेंट्स आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैं यहाँ पर एक एक करके पहले अटैचमेंट्स को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको ओपन करके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कि इसका रिप्लाई आपको कैसे ड्राफ्ट करना है। ठीक है, और एक बार रीजन्स भी चेक करेंगे क्या एक्चुअल में यहाँ पर कुछ मिस्टेक है भी या ऐसे यहाँ पर जो है इन्होंने नोटिस भेज दिया। ऐसे काफी सारे नोटिस आते हैं जो कि बिना रीजनिंग के डिपार्टमेंट की तरफ से इशू कर दिए जाते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर ये सब चीजें डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक एक करके इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है अब हमने पीडीएफ फाइल ओपन कर लिया है। इसमें जो है अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 एक साल के लिए है। तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब यहाँ पर लॉगिन करके एक बार चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऐसे काफ़ी सारे नोटिस इशू करने वाले हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन्होंने ये नोटिस जारी किया है और इन्होंने यहाँ पर रिटर्न में डिस्क्रिपेंसीज की बात की है। डिटेल्ड भी यहाँ पर दी हुई है, पहले मैं डिटेल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है डिटेल में क्या है कि आपकी जो है ये अलग अलग स्टेट में फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो आप देखकर समझ जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा है, टेबल वाइज ही बना दिया। जैसे जीएसटीआर1 जो टेबल होती है ना, ये कह रहे हैं कि आपकी ये B2B सप्लाई है, B2C इतनी सप्लाई है, और आपने टोटल जो है इतनी सप्लाई दिखाई है, R1 में इतनी सप्लाई है और 3B में इतनी है, तो मैच है। मतलब जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई को लेकर तो कोई भी डिमांड नहीं है। फिर इसके हिसाब से 9 की बात कर रहे हैं कि आपने 9 फाइल किया है, उसमें आपने इतनी टर्नओवर दिखाई हुई है। 9 से एप्लीकेबल ही नहीं है तो यहाँ पर मिसमैच ऑटोमेटिकली आएगा। तो वैसे ये भी चीज़ें कंफर्म करनी चाहिए डिपार्टमेंट को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आपको ये पेमेंट नहीं करनी चाहिए, पेमेंट की तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि 9 में जो है 9 से एप्लीकेबल ही नहीं है। अभी तक ये फॉर्मेट इनका सही नहीं हुआ है। अगला पॉइंट आता है, अब ये कहते हैं कि जी आपकी जो डिफरेंस है वो यहाँ पर शो कर रही है GSTR1 और 3B में। तो सेम ऊपर तो इन्होंने यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू दी थी, अब की बार यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ है, ये टैक्स की अमाउंट है। तो टैक्स में भी ऐसा कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं दिएगा, आउटवर्ड सप्लाई में तो कोई डिफरेंस नहीं है। फिर ये बात करते हैं 3B 2A 2B की। तो अब यहाँ पर ये चीज़ बड़ी दिक्कत वाली है, क्योंकि 2021 में क्या है कि अलग अलग पीरियड कवर्ड है। ठीक है, अलग अलग पीरियड कैसे कवर है कि यहाँ पर कुछ पीरियड के लिए तो एक नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी एक पर्टिकुलर पीरियड तक, दूसरे पर्टिकुलर पीरियड तक जो है यहाँ पर कह देता है कि टू बी मैंडेटरी है। तो इन्होंने यहाँ पर ये एडिट करके
इसको 2B भी कर दिया आप, कि जितना 2B में आएगा उतना ही आपको क्लेम मिलेगा। तो ये कहते हैं यहाँ पर 2B नहीं लिखा, ये कहते हैं कि जी आपका ITC 2A के हिसाब से इतना है और आपने जो है GSTR 3B में इतना क्लेम करा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने ये एक्सेस ITC यहाँ पर क्लेम किया हुआ है। ये इनका यहाँ पर कहना है कि आपने जो है एक्सेस ITC यहाँ पर क्लेम किया हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर GSTR 9 के कॉलम है 9C वाला, उसकी बात करी है, क्योंकि 9C तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इस केस में तो पॉइंट नंबर 5 में तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये एप्लीकेबल ही नहीं था इस केस में, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये 9K 8K की बात करते हैं, कितना आपका ITC लैप्स है। तो यहाँ पर जो है ये लैप्स वाला ITC तो कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं कि लैप्स होने वाला है तो कोई नहीं है। फिर एक क्रेडिट नोट की बात करते हैं, आपने क्रेडिट नोट इतने रिवर्स करे हैं। ये अनरिकनसाइल्ड ITC की बात होती है, ये भी 9C से है, तो इसमें भी अमाउंट 0 दिखाई है। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपका ऊपर डिफरेंस है तो वो आपका डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है, क्योंकि 9 से डिफरेंस आई गई, वही वाली वैल्यू यहाँ पर जो है 33 जो 98 वाली है वो इन्होंने यहाँ पर जो है कंफर्म कर दी, ठीक है। तो ये डिटेल्स आ गई है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि टोटल सप्लाई आपकी इतना टैक्स है जी, ये आपका कॉमन ITC आपने लिया हुआ है, तो आपको जो है ITC ये रिवर्स करना पड़ेगा। एक ITC तो ऊपर लिख दिया, फिर उसी का ITC दूसरा डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स है, जो टैक्स जमा हुआ है उसका तो यहाँ पर रेफरेंस ही नहीं दिया गया। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इस केस में क्या है कि जो नोटिस बनाने वाला है, जो नोटिस भेजा गया है, उसमें उस पर्सन ने ये तो देखा ही नहीं कि टैक्स कितना जमा है। ये कहते हैं कि जी ये तो टोटल आपका आउटवर्ड टैक्स है, ये इनवर्ड टैक्स है, तो क्या पर्सन टैक्स नहीं जमा करेगा? वो भी तो यहाँ पर लिखना चाहिए था इनको एक कॉलम, वो इसमें आया ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जी ये रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक तो ऊपर निकाल दिया इन्होंने 4000 अप्रोक्सीमेटली, और एक यहाँ पर डिफरेंस निकाल दिया। बाकी रिफंड का तो कुछ ऐसा क्लेम करा हुआ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो 0 है यहाँ पर। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर डिमांड निकाल दी गई है कि आपकी ये डिमांड कंफर्म्ड है। अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, चालान भी जमा है ऑलरेडी, इस वैल्यू से हायर वैल्यू पे चालान जमा है। फिर इन्होंने यहाँ पर एक कॉमन PDF भी लगा दी। अब इसमें देखिएगा आपसे क्या क्या डिमांड करी जाएगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी आपने जो है अगर 9 में जो आपने जो है सेक्शन 9 के अंडर में जो RCM की आपकी एप्लीकेबिलिटी है, तो उसके आप यहाँ पर प्रूफ दें। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई RCM एप्लीकेबल नहीं था। फिर ये इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई के सारी की सारी जो भी आपके पास बिल्स हैं उनकी यहाँ पर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। फिर ये कह रहे हैं कि सेक्शन 16, 17, 18, 19 में जो ITC है उसके यहाँ पर आप पेश करें, यहाँ पर जो है सक्सेस सबमिट करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाले डिटेल्स मांग रहे हैं आउटपुट की, मतलब ये सेल की वैल्यू हो गई, ये परचेज की वैल्यू जा गई। फिर ये कहते हैं कि जी आप जो है अपना ट्रेडिंग P&L अकाउंट सब कुछ यहाँ पर सबमिट करें, बैलेंस शीट ट्रेडिंग P&L की बात करी गई है। फिर ये कहते हैं कि जी जो आपने ITC बोगस फर्म से या कोई रिवर्स करने के लिए गया है तो वो यहाँ पर लिख दें, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो कॉपी पेस्ट फॉर्मेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि अगर आपने 3B लेट फाइल करी है तो उसका आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, वो इंटरेस्ट जमा करें। ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये लिख दी है, नोट में ही लिख दी। अब प्रॉपर ऑफिसर के पास भी ये चीज़ें जानी स्टार्ट हो गई हैं, इनके भी इंटरनल कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि जी ये जो है SSC क्या करता है, कोर्ट में जाते हैं, ऑनरेबल कोर्ट के पास ये कहते हैं कि ये साइन ही नहीं है। तो इन्होंने पहले लिख दिया इसमें, ये नोटिस जो है वो डिजिटल सिग्नेचर से इशू किया गया है, इसमें कोई मैनुअल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नीचे यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर की सब कुछ डिटेल विटेल सब मेंशन है। तो यहाँ पर ये तो रहा नोटिस। अब इसका रिप्लाई कैसे करना है? तो रिप्लाई के लिए हमें फिर से यहाँ पर पोर्टल पर जाना होगा, रिप्लाई पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जो है ऐड रिप्लाई पर आपको क्लिक करना है, और ये ध्यान रखें कि इसकी डेट होती है, पर्टिकुलर डेट भी वहाँ पर लिखी हुई है, पर्टिकुलर डेट के अंदर ही आपको रिप्लाई करना है। जो रिप्लाई है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स की लिमिट है तो वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। अगर कोई अमाउंट आप एडमिट कर रहे हैं तो उसके साथ DRC 03 भी अटैच होगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पर कितना टैक्स आपने ऐड मतलब एक्सेप्ट कर लिया, ऐड पर क्लिक करना है, DRC 03 लगाना है, और यहाँ पर वेरिफिकेशन सबमिट कर देना है। ये तो था वो केस जब आपने टैक्स को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपकी गलती है। लेकिन जहाँ पर जो है टैक्स की गलती नहीं है, मतलब यहाँ पर टैक्स पेयर की गलती नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, 2A 3B मिसमैच, कैंसिल, डीलर, RCM की लाइबिलिटी, उसके अलावा जो है टाइम बार्ड ITC क्लेम भी हो सकता है, क्योंकि 20-21 वाले पीरियड के लिए टाइम बार्ड ITC यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि उसके लिए 2 सेक्शन आए हैं, 16(5), 16(6). तो उनके लिए मैंने यहाँ पर डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। प्रोसीजर है एक, वो आप एक बार देख लीजिएगा, 128A का भी, इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर का भी और इसका भी, दोनों का प्रोसीजर है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, तो इसका रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करना है, तो मैं आपको एक ड्राफ्ट रिप्लाई दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको प्रॉपर्ली बनाना है और उसमें रेफरेंस भी देना है। यहाँ पर जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ के अंडर में सब में डिस्क्रिप्शन तो
अवेलेबल है ही, वहाँ पर जो है लिंक भी दिए गए हैं ड्राफ्ट फॉर्मेट्स के, आप ड्राफ्ट फॉर्मेट्स ले सकते हैं। और चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करके ही अटैच करें, वो लीगल पर्पज के लिए नहीं है, आप केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। वो आप ड्राफ्ट देख सकते हैं अलग अलग। तो मैं यहाँ पर आपको एक दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है। तो डेट रेफरेंस नंबर डालकर आपको जो भी अथॉरिटी है उनको यहाँ पर रेफरेंस नंबर के थ्रू, नोटिस के नंबर के थ्रू अपने रिप्लाई को प्रॉपर्ली सबमिट करना है। जो आपका रिप्लाई है वो एक्चुअल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होना जरूरी है, वो चीज़ भी आप ध्यान रखें। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, तो पॉइंट नंबर 1 2 3 कि आप किसके बेस मतलब किस पॉइंट पर क्या पॉइंट दे रहे हैं, वो यहाँ पर आपको लगाने ही अटैचमेंट्स लगाने हैं। जैसे जो चीज़ें मांगी गई हैं वो तो यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कॉमन पीडीएफ में चीज़ें की डिमांड की गई है तो ये आप नहीं लगाएंगे, तो आप लगाएंगे। इसके साथ साथ रिप्लाई कैसे बनाएं, रिप्लाई भी प्रॉपर्ली फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो आपको इस तरीके से रिप्लाई बनाना है। पहली बात तो जो रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बात की जा रही है कि 2A के हिसाब से आपको रिवर्स करना है या 2B के हिसाब से रिवर्स करना है, तो यहाँ पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ऑर्डर है। ये तो हर नोटिस में आप मेंशन करें जरूर, क्योंकि यहाँ पर जो है आईटीसी को आपका वेस्टेड राइट बताया गया है। अगर आपने सारी कंडीशन फॉलो कर ली, सेक्शन 16 की 17 की, कि आपका आईटीसी जो है इनएलिजिबल भी नहीं, ब्लॉक भी नहीं है, टाइमली आपने क्लेम कर लिया, सब कुछ ओके है अगर, ठीक है, तो आपको आईटीसी मिलेगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पैरा नंबर 36 है, पैरा नंबर 46 है। आप जो है गूगल की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं रेफरेंस नंबर के थ्रू, इसको पूरा डिटेल जजमेंट ये पैरा यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीबीआईसी की एक प्रेस रिलीज भी है, जहाँ पर ये प्रेस रिलीज आई हुई है जीएसटीआर 2A और 3B को लेकर, कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इसकी 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें पॉइंट ये आता है कि 1 जनवरी से जो है वो मैंडेटरी हो गया था 2B। तो जो 20-21 वाले केस हैं उसमें आपको पार्सली तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, जिसमें परसेंटेज था कि इतने परसेंट तक, जहाँ पर पहले 120% था, फिर 110% कर दिया, फिर 105% कर दिया कि इतना आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बाकी के लिए तो आपको नोटिफिकेशन है, दोनों सीबीआईसी की जो प्रेस रिलीज है वो यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के भी जजमेंट आए हुए हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको 4 जजमेंट मेंशन करने हैं, 4 तो यहाँ पर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पर सेक्शन 16 को मेंशन करना है कि आपके जो कंडीशन है आप सब कुछ फॉलो करना है, और आपने टाइमली रिटर्न भी भर दी। अगर 16/4 वाला केस आपका नहीं है तो वो चीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। पीरियड यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि भैया आपका जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीरियड में कि फाइनेंशियल 17-18, ये 17-18, 18-19 से लेकर 17-18, 18-19, 19-20 में तो थोड़ी रिलैक्सेशन थी, 20-21 में चीज़ें दिक्कत वाली हैं। तो आपको इस तरीके से सेक्शन 16 को प्रॉपर्ली मेंशन करना है। जो सीबीआईसी की जो प्रेस रिलीज है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। ये 17-18, 18-19 में रिलैक्सेशन थी, 19-20 में पर्टिकुलर प्रोविजनल है, वो आपको लेना पड़ेगा। सेक्शन 17 सेक्शन 5 में आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई, उसके बाद यहाँ पर प्रे लिखना है। और इसमें यहाँ पर ये भी लिखना है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स जा रही हैं, कोई भी यहाँ पर रिजल्ट आपके अगेंस्ट में आ रहे हैं, तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन, इस तरीके से प्रॉपर्ली आपको ड्राफ्ट करना है। और जो जजमेंट्स है वो आप लेटेस्ट वाले यूज कर लीजिएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे जजमेंट वीडियोज भी डाले हुए हैं, जहाँ पर 2A 2B को लेकर अभी 20-21 वाले केस क्या 21-22, 22-23 में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है। तो वो वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट आए हुए हैं। अटैचमेंट्स यहाँ पर लगानी है। उसके बाद ये अटैचमेंट्स, ये जो रिप्लाई है प्रॉपर्ली PDF विद सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट्स नोटिस में लिखे गए हैं, GSTR 1, 3B की कॉपी, चलान की कॉपीज, उसके अलावा जो है यहाँ पर आपके ट्रेडिंग P&L अकाउंट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको 1 by 1 करके अटैच कर देना है। मैक्सिमम 4 फाइल्स हैं, तो आप मर्ज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, एक फाइल 5 MB तक की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ नोटिस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि आपको जो है कि सारे के सारे जो है जो नोटिस आए हुए उनकी कॉपी लगाने की जरूरत है, वो तो यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को प्रॉपर्ली खुद से दिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वेरिफिकेशन सबमिट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, प्लेस सेलेक्ट करना है, फाइल कर देना है। आपको जो रिप्लाई प्रॉपर ऑफिसर के पास चला जाएगा, फिर उसको रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन आएगा, तो आप कम्युनिकेशन का वेट कर लीजिएगा। फर्दर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब तक यहाँ पर फाइनल ड्रॉप ऑफ प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर पास नहीं हो जाता, ध्यान दें किसी भी सेक्शन के अंडर में नोटिस आया तो उसका ऑर्डर जरूर पास होगा, और उनकी भी टाइम लिमिट्स होती है। 61 में हो, 73 में, 74 में। अब नया सेक्शन 24-25 से यहाँ पर एक सेक्शन आया 74A, आगे 74A में आया करेंगे, लेकिन वो तो अगले सालों में आएंगे। अभी तो आपके पास 20-21 है, 21-22, 22-23, 23-24, अभी तो 3-4 साल यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके नोटिस आप ध्यान रखें, नोटिस के रिप्लाई प्रॉपर करें, और अगर कोई ऑर्डर पास हो गया है तो उसके लिए अपील जरूर करें। मैंने यहाँ पर अपील के लिए भी किस तरीके से अपील करनी होती है उसके लिए डिटेल वीडियो बनाया हुआ है,
तो आप एक बार देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो टाइमली जितनी भी रेमेडीज अवेलेबल है आपको अवेल करनी है ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग बन सके और आपके फेवर में रिजल्ट आ सके। ऐसा नहीं है कि आपने टाइम लिमिट की बात करा तो फिर यहाँ पर रिजेक्शन भी हो सकता है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।